वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए चैप्टर नंबर 11। आप सभी को पता होगा कि हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। हिंदी गद्य विधाओं का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने चैप्टर 10 तक यानी पढ़ लिया था। चैप्टर 10 में हमने क्या पढ़ा था? रेखा चित्रों के बारे में पढ़ा था। रेखा चित्र, हिंदी रेखा चित्र के बारे में खास करके कि रेखा चित्र के बारे में मैंने बताया था कि जो है ये स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसको शब्द चित्र हिंदी में भी कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी घटना, किसी वस्तु या किसी स्थान, कोई दृश्य या कोई व्यक्ति, इन सभी का शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से वर्णन जब हम करते हैं कि पाठक की आंखों में क्या होता है, उसके आंखों के सामने उस वस्तु का, उस व्यक्ति का या उस घटना का, उस जो है दृश्य का क्या हो जाता है, एक प्रकार से वो फोटो सी आ जाती है कि जिसके बारे में मैंने बताया, जिसको मैंने पढ़ा या जो पाठक पढ़ रहे हैं, जिस ऐसी गतिविधा जिसको पाठक पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद में उसके आगे जो है प्रकार से फोटो क्लिक हो जाए उस पूरे की पूरी परिदृश्य की, तो वो रेखा चित्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। यानी कि जो है व्यक्तित्व भी उभर करके सामने आता है। आप देखते हैं कि उसमें जो रेखा चित्र विधा होती है, इसमें जो लेखक होता है उसके कुछ विचार जो होते हैं या जो लेखक का व्यक्तित्व होता है वो भी कुछ ना कुछ मात्रा में उस खास करके रेखा चित्र में उस घटना में खास करके समन्वय किए हुए होता है, यानी मिला हुआ होता है। तो उस प्रकार से रेखा चित्र होता है। अब 11वां चैप्टर आपका है हिंदी डायरी, यानी डायरी गतिविधा का परिचय आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। डायरी की अगर मैं बात करूं तो डायरी जो विधा है, आइए चर्चा करते हैं कि डायरी विधा को हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, आप सभी लोग अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, हिंदी साहित्य हिंदी गद्य का जो बीए थर्ड सेमेस्टर का ये जो मिड टर्म की परीक्षा होती है, इसको लेकर के वीडियो ये बनाई गई है। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप इसको देख लीजिएगा सभी के लिए। इसके अलावा ह्यूमन वैल्यूज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा। को करिकुलर कोर्स होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है 2023 की परीक्षाओं के लिए, खास करके बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, यानी जो आप पढ़ रहे हो इस समय। तो इसमें जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया होगा, अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर का। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपने क्या दिया था? फर्स्ट एड एंड हेल्थ का दिया था, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का दिया था। अब थर्ड सेमेस्टर में किसका आपको देना है? थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्य या मानव मूल्य, एंड यानी ये एंड का सिंबल है। इसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। तो मानव मूल्य या मानवीय मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में हमको पढ़ना है। इसका को करिकुलर का जो कोर्स है ये पूरा, इसको मैंने एक प्रकार से इसका सिलेबस डिस्कशन कर दिया है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए वही सिलेबस होता है, वही पैटर्न पर परीक्षा होती है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जैसे आपकी परीक्षा में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आ चुकी है, आप सभी को पता होगा। इनमें से किसी किसी यूनिवर्सिटीज में 40% पासिंग मार्क है, किसी किसी में 33% है। ठीक है, लगभग आप सरल परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा कठिन परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो सरल ही आते ज़्यादा, मतलब ऐसे आएंगे लगभग 30-32 क्वेश्चन, जो कि आप सभी को पता होंगे। और मैं मॉडल पेपर दूंगा, लगभग इसके 5 से 6 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, और उसी उतने में आपका सारा का सारा फंस जाएगा। प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है इसको लेकर के। मैं जल्द ही इस पर काम करूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप्स में इसकी वीडियोस आपको मिलेगी। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, परेशान नहीं होना। केवल आप लोगों के लिए ही पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है इसकी, इन सभी चीज़ों की। मैंने कल आपके लिए पीडीएफ सेंड करी होगी, लगभग हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसी सब में मैं थोड़ा सा बिजी था और आपकी क्लास हिंदी की नहीं हो पा रही थी। बाकी अब हिंदी क्लास जो है आपकी होती रहेंगी, परेशान नहीं होना आप सभी को। ओके, तो ये और इसके अलावा ये हिंदी साहित्य गद्य साहित्य का जो ये थर्ड सेमेस्टर का था, ये देख लीजिएगा मिड टर्म की। अब आइए हम थोड़ा सा डायरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिंदी डायरी। ठीक है, हिंदी डायरी की अगर मैं बात करूं आपको, तो हिंदी में खास करके जो डायरी है ये कोई विधा नहीं थी पहले, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया। डायरी मतलब होता है दैनंदिनी, यानी कि डायरी वैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत डायरी, एक होती है साहित्यिक डायरी, एक होती है वास्तविक डायरी और एक होती है काल्पनिक डायरी। ठीक है, तो एक प्रकार से जो व्यक्तिगत डायरी होती है उसमें व्यक्ति अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में, खुद के बारे में लिखता है डेली, मतलब कि जैसे
आज दिन में जो जितनी भी घटनाएं घटित हुई उसको उसने रात में बैठा और डायरी में पूरा लिख डाला, ठीक है, जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटी। ये और दूसरी जो साहित्यिक डायरी, उसमें एक साहित्यिक विधि का प्रयोग करके, यानी कि जो साहित्यिक एक प्रकार से शैली होती है उस शैली का प्रयोग करके और अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, घटनाओं को लिखते हैं। ऐसी घटनाएं जो साहित्यिक श्रेणी में आ सकती हैं उनको हम इसमें रखते हैं, तो साहित्यिक डायरी हो जाती है, ठीक है। कब वास्तविक डायरी में एक प्रकार से जो मतलब कि डेली को डेली हम लिखते हैं जो कि अच्छी चीज़ें सच्ची घटनाएं होती हैं। काल्पनिक डायरी एक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कल्पना का भी अनुरंजन कर देते हैं, अर्थात वास्तविक डायरी से थोड़ा सा क्या होता है, इसमें कल्पना का भी समावेश होता है। वास्तविक डायरी में केवल रियल घटनाएं होती है, जबकि जो काल्पनिक डायरी होती है इसमें कल्पना का भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है लेखक के द्वारा। तो ये डायरियों के प्रकार थे। डायरी की मैं आपको बताऊं कि डायरी जो होती है दैनंदिनी हिंदी में इसको कहते हैं। आइए थोड़ा सा और हम समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। डायरी जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है डायरी, ठीक है। हिंदी में इसको दैनंदिनी कहा जाता है या दैनिकी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो डायरी शब्द है ये लैटिन भाषा का है, किस भाषा का, सॉरी, जो ये डायरी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का तो शब्द है, लेकिन ये लैटिन भाषा के डायस शब्द से बना। किस शब्द से बना है भैया, तो ये डायस शब्द से बना। किस भाषा के, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है एक डायस, इसी डायस से बना है डायरी। डायरी है अंग्रेजी शब्द और इसी डायरी से बना है आपका दैनंदिनी अर्थात दैनिकी जिसको आप बोलते हैं। यानी कि जो दैनिकी है ये किससे बना, अंग्रेजी के डायरी से। डायरी किससे बना, लैटिन के डायस से। अधिकतर अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं या तो एक प्रकार से लैटिन भाषा के, अधिकतर लैटिन भाषा से होते हैं, और अगर बचा कुचा तो ग्रीक भाषा से हमने मतलब कि बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये डायरी के बारे में कुछ इसकी उत्पत्ति यानी इसका शाब्दिक अर्थ आप लोगों ने समझा। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि डायरी किस शब्द से, मतलब कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो डायरी अंग्रेजी का है। किस शब्द से बना है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द डायस जो शब्द है इससे बना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी में डायरी को क्या कहते हैं, दैनंदिनी कहते हैं या दैनिकी कहते हैं। आगे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है कि उसकी जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या माने पूरे जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो, उसमें जो भी घटनाएं घटित होती है वह क्या क्या करता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो वह व्यक्ति क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता विचारता है, किन किन परिस्थितियों में और किन किन लोगों से मिलता है, अच्छी और बुरी घटनाओं को लेकर के वह क्या अनुभव करता है। जब ये सारी या फिर जब ये इन सारी बातों का विवरण जो होता है श्रृंखलाबद्ध रूप से, वो जिस 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 व्यक्ति के बारे में घटनाएं हो रही हैं या जो व्यक्ति अनुभव करता है उसी के बारे में खास करके मैं बता रहा हूँ, तो उसी का जब श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या करता है, श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है उसको, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी दैनिकी। यानी उसकी दैनिकी मतलब कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की दैनिकी होती है, उसकी दैनंदिनी होती है, या वो डायरी कही जाती है, ठीक, या डायरी उसी को एक प्रकार से बोल सकते हैं। यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें जरूर नहीं कोई लेखक हो, कोई कवि हो, या फिर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। डायरी एक आम व्यक्ति की भी हो सकती है और एक बहुत बड़े व्यक्ति की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें यह नहीं कि डायरी केवल लेखकों की या साहित्यकारों की होती है, विद्यार्थियों की नहीं होती। आजकल तो डायरी बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने अपने घरों में जो उनकी घटनाएं होती हैं, हालांकि वो पर्टिकुलर ढंग से या फिर एक प्रकार से वो एक प्रकार से डेली का डेली नहीं लिखते हैं, बाद में इसे हफ्ते भर की डायरी लिख लिया, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो वो उनकी एक प्रकार से सुविधा, अपने मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से लोग अपने विचारों को, अपने जो घटनाएं होती अपने जीवन में उस पर कहीं ना कहीं पे घटनाओं कुछ जो है कल्पना से अनुरंजित भी करते हैं। कुछ लोग वैसे जैसी घटनाएं होती है वो बहू लिख देते हैं, ठीक। तो कुछ लोग उसमें मिर्च मसाला डालने का प्रयास करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, तो यही होती है डायरी। डायरी की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं कि डायरी जो है ये जो है ध्यान रखिएगा, सबसे ज़बरदस्त परिभाषा इनकी, इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, याद नहीं करना है इतनी लंबी परिभाषा। और मैं ये जो जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं है बिल्कुल भी, बस एक बार दो बार वीडियो देख लेनी है, समझ में आ जाएगी। यहाँ से प्रश्न आपका ज़्यादा मात्रा में नहीं आने वाला। अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा तो 2 से 3 प्रश्न आएगा, या 2 प्रश्न लगभग हो गया, ठीक है। 3 प्रश्न मान सकते हो कि कौन सी मतलब डायरी इस लेखक के कौन है, या अगर लिखित में प्रश्न आएगा तो किन्हीं 4 डायरी लेखकों के नाम बताइए, या हिंदी की किन्हीं 5 डायरियों के नाम लिखिए और उनके लेखकों का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा बस अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय में पूछेगा तो डायरी और जो है रेखा चित्र या रिपोर्टाज में आपसे अंतर पूछ लेगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछेगा, बाकी कुछ और पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो बस आपको समझना है। डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी कहते हैं कि डायरी
सीमित अर्थ में, सीमित माने होता है एक प्रकार से लिमिटेड मीनिंग में, यानी अगर इसको हम कम से कम चीज़ों में या एक लिमिटेड या सीमित दायरे के अंतर्गत समझें तो उस अर्थ में कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका होती है। एक जो डायरी होती है क्या होती है, एक कॉपी भी हो सकती है, एक नोटबुक भी हो सकती है और एक पुस्तिका भी हो सकती है, जिसमें क्या, जिसमें हर रोज की दैनिक घटनाओं का, दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता हो। एक ऐसी कॉपी, एक ऐसा नोटबुक या एक ऐसी पुस्तिका जिसमें क्या होता है, डेली का यानी कि जो रोज की जो दैनिक घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का दिन भर में क्या क्या कार्य हुआ उसका लेखा जोखा रखा जाए। पर प्रचलित अर्थ में डायरी जो है दैनिक कार्य, जैसे कि व्यापार हो गया, तमाम मतलब व्यापारी जो व्यापारिक घटनाएं हैं या और सारी घटनाएं हैं उन सभी का ब्यौरा हो गया। समय और स्थान निर्देश करते हुए काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं के प्रति साहित्यकार के हृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से मतलब क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करने वाली विशिष्ट गद्य विधा को डायरी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अभिहित माने होता है उसको मतलब कि जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है, ये कहते हैं कि ये खास करके जब देखिए कोई व्यापार हो गया, डायरी जो होती है इसमें जैसे दैनिक कार्य हो, कोई दैनिक कार्य होगा, कोई व्यापार होगा, कोई घटनाएं हो गई, इन सभी का एक ब्यौरा होता है और समय, कैसा समय चल रहा है उस समय और कौन सा स्थान है, इसके निर्देश में इसको ध्यान में रखते हुए किस स्थान की घटना है और किस टाइम की घटना, किस समय की घटना है, इसी के आधार पर काल्पनिक और वास्तविक दोनों चीजों को मिलाने का प्रयास क्या करता है, साहित्यकार करता है। साहित्यकार जो उसके हृदय की जो मार्मिक प्रतिक्रिया होती है उसको एक प्रकार से उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उसको क्या करता है, उसको लिखता है। या फिर जो मान लेते हैं मैं ही साहित्यकार हूँ और मैं अपनी लेखनी मतलब कि मैं अपनी दैनिकी लिख रहा हूँ, तो मैं जो कुछ घटनाएं घटित होंगी उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल करके एक क्रमबद्ध शैली में लिखने का प्रयास किया जाता है, तो वो दैनंदिनी होती है, वो दैनिकी होती है। ठीक, आजकल तो तमाम सारे लोग जो है कहते हैं मैं वहाँ गया, मेरी घटनाएं घटित, तो वो डायरी नहीं है लेकिन एक प्रकार से डायरी का एक अंश मान सकते हो उसको। ठीक है, एक दिन की घटना को, तो ये एक प्रकार से ये चीजें होती, तो उसको क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, ये दो शब्दों पर प्रयोग किया डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी ने और जबरदस्त ये परिभाषा इनकी रही है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने वाली विशिष्ट गद्य विधा जो होती, इसी को डायरी की संज्ञा से हम अगर साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें डायरी को तो यही होती है। वैसे आम खास को हम डायरी नहीं कह सकते, हिंदी डायरी या साहित्यिक डायरी। साहित्यिक डायरी में खास करके बात की जाए, इसीलिए तो डायरी को जो है बांट दिया गया 4 भागों में। ठीक है, तो ये हो गई डायरी के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः समझिएगा बड़े ध्यान से, वस्तुतः डायरी मनुष्य के समस्त भाव, समस्त माने सारे के सारे जितने भी उसके इमोशंस हैं, भाव है, वो मानसिक उद्योगों, यानी कि जो मानसिक उद्योग मतलब क्या होता है, किसी घटना को देखने के बाद में आपके मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं, वो सब होते हैं आपके मानसिक उद्वेग। अनुभूति माने एक प्रकार से वही अनुभूति, यानी कि आप किसी को देख करके कैसी मतलब कैसी अनुभूति करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तो अनुभूति हो गई। विचारों को अभिव्यक्त करने का उत्कृष्ट माध्यम है क्या, जो डायरी होती है मनुष्य के समस्त भावों, मानसिक उद्योगों, अनुभूति विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है डायरी। और कैसा माध्यम, उत्कृष्ट माध्यम होता है, अच्छा माध्यम होता है। और इसीलिए समीक्षकों ने डायरी को साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया है, मतलब कोई लाग लपेट नहीं बताया है, एक स्वतंत्र विधा है डायरी, अपने आप में एक क्या है, एक स्वतंत्र विधा के रूप में है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है डायरी, तथा सामयिक समाज की, आप देखते हैं अगर घटना कोई घटित हो रही है आपके जीवन में तो कहीं ना कहीं पे वो घटना राजनीतिक घटना भी हो सकती है, आर्थिक घटना भी हो सकती है, धार्मिक घटना और सांस्कृतिक घटना भी हो सकती है। तो इससे क्या पता चलता है डायरी को पढ़ने से, डायरी के बारे में हमको पढ़ने से, डायरी लिखने से, कि उस समय के तत्कालीन जो समाज चल रहा होता है, उस समाज में धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक के तमाम प्रकार की जो चीज़ें चल रही होती हैं उसका भी पर्दाफाश हो जाता है कि उस समय कैसी राजनीतिक स्थितियां रही होंगी जब ये घटना घटित हुई। या डायरी में हर एक चीज़ों के बारे में मेंशन किया था, तो हर एक पहलू, जो समाज का तमाम सारे पहलू होते हैं, उन तमाम प्रकार के पहलुओं का भी विवरण प्रस्तुत करने में डायरी सक्षम हो जाती है। यानी कि सामाजिक मतलब सामाजिक जो एक प्रकार से पहलू है उनको समझने में भी आसानी होती है डायरी को अगर पढ़ा जाए तो, क्योंकि वो घटनाएं सत्य प्रतीत होती है। अधिकतर घटनाएं डायरी में लिखी गई वो सत्य होती है और डायरी से ही
उस लेखक के आर्थिक चीज़ों के बारे में, सामाजिक विचारों के बारे में, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, सांस्कृतिक आचरण के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, धार्मिकता के बारे में उसके हमको पता चलता है। डायरी जब हम किसी साहित्यकार की या किसी व्यक्ति की पढ़ते हैं तो ये चीज़ होती है। तो क्या होता है, सामयिक समाज यानी जो करंट सोसाइटी होती है उस समय की, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, ये तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सूक्ष्म और जीवंत चित्र उपस्थित होता है। जीवंत माने होता है एक प्रकार से जीव के साथ, यानी एकदम जबरदस्त तरीके से जैसा था वैसा एक प्रकार से उपस्थित करती है। हालांकि डायरी लेखक की अपनी निजी मतलब कि डायरी जो होती है लेखक के अपनी निजी यानी कि पर्सनल दस्तावेज होता है। पर्सनल दस्तावेज माने उसके जीवन की तमाम सारी चीज़ों को उसमें लिखा जाता है। क्योंकि कुछ डायरी प्राइवेसी डायरी भी हो सकती है, यानी कि कुछ व्यक्ति, बहुत सारे लोग लिखते हैं जो किसी दूसरे को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, ठीक, तो वो होती है आपकी पर्सनल डायरी। तो खास करके निजी दस्तावेज होता है लेखक का ये। इसीलिए व्यक्ति की डायरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके साथ वह साझा नहीं करता है या करना चाहता। साथ ही कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे उसको सबके सामने साझा करने में सुखद की अनुभूति होती है, अच्छा लगने लगता है। इसीलिए डायरी प्रायः अपने मूल रूप में प्रकाशित ना होकर के संपादित रूप में प्रकाशित होती। संपादित मतलब डायरी जो होती है उसका कुछ अंश, यानी ऐसी ऐसी घटनाएं जो कि अच्छी होती हैं, जो कि लेखक को लगता है, जो डायरी लिख रहा है उसको लगता है कि ये अंश प्रकाशित होना चाहिए, तो उसको प्रकाशित करवा देते हैं किसी पत्रिका में, किसी संपादकत्व से मिल करके, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के डायरी जो होती है वो डायरी की पुस्तक नहीं प्रकाशित होती कि बड़ी बड़ी डायरी की पुस्तकें प्रकाशित हुई, किसी को टाइम भी नहीं इतनी बड़ी बड़ी डायरी पढ़ने का, ठीक है। और खास करके तो क्या होता है, जो अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं अगर डायरी प्रकाशित करवा दे तो जो नहीं पढ़ने वाली चीज़ है उसको भी लोग पढ़ डालें, यानी उसके जीवन में जो कुछ जो है मान लेते हैं किसी से कुछ रहा हो मामला उसका, लेखक का या फिर जो लिख रहा हो, तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी कि भाई सभी लोग जान जाएंगे। शादी वादी हो गई तो फिर उसकी पत्नी भी जान जाएगी, या पत्नी लिख रही, कोई स्त्री लिख रही तो उसका पति भी जान जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये तालमेल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो कुछ हर व्यक्ति के जीवन की कुछ ऐसी ना मतलब कि हर व्यक्ति के जीवन की मैं बता रहा हूँ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हैं जो कि आप जानते हैं केवल और कोई नहीं जानता है। कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य हैं, ठीक है, और आपके मतलब कि वो दिमाग में ही मतलब वो घटनाएं चल रही हैं, उसको आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं। कुछ लोगों को या फिर एक आध दो लोग जो आपके हैं चुनिंदा, उनको आप बता देते हो, बाकी सभी लोग अपने आप में एक प्रकार से कुछ ना कुछ छिपाए हुए हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और तो यही होती है। तो डायरी एक प्रकार से इसी के कारण से क्या होती है कि डायरी की पुस्तक पूरी की पूरी नहीं की, मान लेते हैं कि 100 दिन की डायरी हमारी हो गई, मैंने एक डायरी भर दी उसको प्रकाशित करवा दिया, नहीं, डायरी के कुछ अंश प्रकाशित होती है। डायरी का कुछ अंश यानी जो अच्छा होता है, जो लेखक को लगता है कि हाँ ये लोग पढ़ करके अच्छा फीलिंग ला सकते हैं या अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो उसको लोग प्रकाशित करवा देते हैं। तो इसीलिए डायरी क्या होती है, अपने मूल रूप में प्रकाशित नहीं होकर के संपादित रूप में प्रकाशित होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। निष्कर्षतया डायरी दैनिक व्यापारों, यानी कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष निकाले इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, तो हम कह सकते हैं कि डायरी जो है वो दैनिक व्यापारों, यानी कि जो दिन का एक प्रकार से जो डेली टू डेली जो होता है उसका जो व्यापार होता है, उस व्यापारों, डेली की डेली जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं एवं लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों, निरीक्षणों का एक ब्यौरा होता है। क्या होता है, डायरी दैनिक व्यापारों, घटनाओं एवं लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत माने उसके पर्सनल जो फीलिंग्स है उसके बारे में। अब पर्सनल फीलिंग्स किसके प्रति होगी और निरीक्षण किसके लिए करेगा, तो वो व्यापारिक घटनाओं के लिए पर्सनल फीलिंग उसके जो घटनाएं हैं, जो एक प्रकार से मुद्दे हैं, तो उन पर खास करके उसकी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह उसका ब्यौरा है। साथ ही अपने निजी अनुभवों और विचारों, घटनाओं को संकलित करने तथा प्रकाशित करने का लोकप्रिय माध्यम भी है डायरी। इसके अलावा डायरी की महत्व और उपयोगिता को बताते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि डायरी की महत्व बताते हुए क्या कहते हैं, ये एक लाइन, ये थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में प्रश्न आए तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और बाकी लिखित में आएगा तो अगर आप इसको लिख देंगे तो बड़ा जबरदस्त आपको नंबर मिलेगा, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं डायरी की परिभाषा मतलब की महत्व और उपयोगिता को बताते हुए कि किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उधेड़ बुन व्यक्त करने हेतु
डायरी सर्वोत्तम माध्यम होता है। अपने जो मन की जो उधेड़ बुन होती है, यानी मन में जो चल रही तरंगे होती है, और कोई घटना अगर आपको आपके जीवन की मिल गई और उसको एक प्रकार से जो मन में ही चल रही है, जो आप किसी से कहना नहीं चाह रहे हो, या फिर ऐसी भी चीज़ें होती जो कहना चाह रहे हो लेकिन आपकी बातों को सुनने के लिए कोई दूसरा है नहीं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी हर एक फीलिंग्स को किसी दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन में वो सुनने वाला नहीं है। आजकल तो सुनने की कमी हो गई है। हर व्यक्ति तो वक्ता है, हर व्यक्ति एक प्रकार से अपने आप में टैलेंटेड है। तो अब कोई व्यक्ति क्या होता है कि किसी दूसरे की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रकार से केवल कहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा एक समस्या आन पड़ी है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जिनकी घटनाओं को कोई सुनता नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जिनकी घटनाओं है वो अपनी घटनाओं को बताना नहीं चाहते हैं, तो उसको उनके दिमाग में चल करके खिचड़ी पके। इससे अच्छा है वो क्या करते हैं, अपनी भड़ास मिटाने के लिए और क्या कर लेते हैं, आराम से एक डायरी उठाया, एक पन्ना उठाया, उसमें लिखना प्रारंभ कर दिया, लिख दिया, तो ये हो गया। तो किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उधेड़ बुन व्यक्त करने हेतु डायरी सर्वोत्तम माध्यम है। ये डायरी की उपयोगिता और एक प्रकार से ये महत्व है इसकी डायरी की। ओके, डायरी के प्रकार की अगर मैं बात करूं, डायरी जो है सामान्य रूप से डायरी 4 प्रकार की मानी जाती है। पहली डायरी है व्यक्तिगत डायरी। व्यक्तिगत डायरी आप सभी को पता होगा। व्यक्तिगत डायरी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी मतलब कि मान लेते हैं कि मैं हूं, तो मैं अपने जीवन की पर्सनल चीज़ों को शेयर करता हूं कि मैंने आज आप देखते हैं ब्लॉग आजकल बड़ा फेमस हो रहा है यूट्यूब पर। ब्लॉग की जो है, ये देखिए नहाते हुए, ये देखिए ये खाना खाते हुए, आज मैंने ये खाया, वो किया, यहाँ पर नाचा, वहाँ पर गया, ये किया, वो किया, दुनिया भर का दातून करते हुए, भैंस का गोबर फेंकते हुए, या ये करते हुए, मतलब आप देखेंगे कि धान काटते हुए, गेहूं काटते हुए, आज यहाँ पर झूला झूलते हुए, वो करते हुए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चॉकलेट खाते हुए, ये आप देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये मतलब ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा फेमस है कि दुनिया एक प्रकार से दीवानी, सभी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब ब्लॉगिंग में होता क्या है कि कोई कंटेंट की कमी नहीं है, कुछ भी कर रहे हो, बस ये मेरी गाड़ी है, ये मैं हूँ, और ये वो दुनिया भर का एक प्रकार से। तो ये यही सब ब्लॉगिंग है ना। ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने खास करके पढ़ा होगा ब्लॉग, उसमें एक चैप्टर भी था ब्लॉगिंग का। तो अब तो ब्लॉगिंग एक प्रकार से जो है फीलिंग्स मतलब वो बन गई है। अब खास करके अब हर व्यक्ति यूट्यूबर और हर व्यक्ति ब्लॉगर है। क्योंकि अगर आपसे अगर ब्याहू आवत है तब पूछो भैया क्या करत, तो कहते ब्लॉगिंग करी थे। तो बहुत सारे लोग जो जानत है तो ठीक है, चलो भाई ब्लॉगिंग करते ठीक है। बहुत सारे लोग गाँव में बता दो ब्लॉगिंग करते हैं, तो कहें ब्लॉगिंग क्या है, उनको पता ही नहीं कि क्या ब्लॉगिंग है। अच्छा, ब्लॉगिंग वगैरह भी आप देखेंगे एक प्रकार से जो प्राइवेसी है इसका हनन भी हो रहा है। और अच्छा, और आज का ये जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में एक प्रकार से रुचि नहीं ले रहा है, वो दूसरे के जीवन में रुचि ले रहा है। यानी कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। अच्छा, जो लड़के लोग हैं उनकी ब्लॉगिंग लड़कियां खूब देखती हैं, और लड़कियों की ब्लॉगिंग जो है लड़के खूब देखते हैं। अरे दादा वो ये कर रही है, और लड़कियां देखेंगे अरे यार वो ऐसा कर रहा है, वो देखो ये ऐसा, ये इस प्रकार से। तो यानी कि जो है लड़के लोग लड़कियों की फीलिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो दिन में क्या करती हैं, कैसे पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है, ये सब जानने की इच्छुक होती है। और लड़के जो होते लड़कियों की, लड़कियां लड़कों की। तो यानी दोनों एक प्रकार से क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नार न मोहे नार के रूप है, यानी कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नार न मोहे नार के रूपा। ठीक है, थोड़ा सा ईर्ष्या, थोड़ा सा जलन होती कि साड़ी हमसे नीक पहिर गया है, या इसका कपड़ा मुझसे अच्छा है, ठीक है, इसका मेकअप हमसे अच्छा है, ये स्त्रियों में ये तुलना होती है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि लड़कों में क्या होता है, मतलब वैसे तो, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, ऐसा समझिए। प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, प्रतिकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करेगा। यानी कि विषम लिंगी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्टिव करती हैं, आकर्षित करती हैं, और सेम चीज़ों को प्रतिकर्षित करती हैं। क्लियर, ये होता है एक प्रकार से खास करके। तो ये ब्लॉगिंग के बारे में थी। तो व्यक्तिगत डायरी में तमाम ये सब चीज़ें उसमें जो है क्या किया क्या नहीं किया। और आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से, बहुत सारे कम लोग मतलब कुछ लोग तो लिखते हैं खास करके, बाकी लोग तो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग का। तो वो भी एक प्रकार से डायरी के ही समकालीन कुछ डायरी बोल सकते हो, कुछ डायरी, ठीक है, मतलब वो साहित्यिक डायरी या फिर वैसे नहीं, कुछ पर्सनल डायरी टाइप का,
ठीक है, वीडियो टाइप मतलब वीडियो बना करके, वो श्रव्य दृश्य माध्यम हो जाता है और ये केवल पठन माध्यम है। ठीक है, डायरी, तो ये चीज़, तो ये हो गई आपकी पर्सनल डायरी, कुछ भी उसमें जो भी कुछ पर्सनल व्यक्ति के बारे में। साहित्यिक डायरी में क्या होता है, एक कल्पना भी उसमें समाहित हो सकती है। साहित्यिक डायरी वास्तविक भी हो सकती है, कल्पना से अनुरंजित भी हो सकती है। लेखक के स्वतः के विचार उस डायरी में ज़्यादा जो है एक प्रकार से हो सकता है कि ठूंस दिए गए हों लेखक की तरफ से, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि साहित्यिक डायरी में क्या होता है, एक साहित्यिक शैली में एक विधिवत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं का साहित्यिक शैली में विवरण जब प्रस्तुत होता है तो साहित्यिक डायरी होती है वो। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो अगली जो डायरी है वास्तविक डायरी। वास्तविक डायरी यानी जैसा होता है वैसा ही कर देना एकदम से, चाहे वो नीरस घटना ही क्यों ना हो, और मतलब उसमें कल्पना का एक प्रकार से अचार और मुरब्बा नहीं डालना है। ठीक है, यानी वास्तविक डायरी जैसी है वैसी ही लिख देना। इसके अलावा काल्पनिक डायरी में क्या होता है कि कल्पना यानी कि खूब अच्छे तरीके से सजा संवार करके, अलंकारित करके एक प्रकार से उसको ला देना। ठीक, ये चीज़ मेकअप वगैरह करके, ये चीज़ आगे समझते हैं। तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का जो प्रारंभ हुआ है ये आधुनिक काल में हुआ है। आधुनिक काल मतलब क्या है भाई, आधुनिक काल का मतलब है कि 1850 के बाद में आधुनिक काल आ गया। 1850 में क्यों बताया जाता है, क्योंकि 1850 में क्या हुआ था, भारतेंदु जी का जन्म हुआ था और भारतेंदु जी आधुनिक काल के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतेंदु युग उनके नाम पर ही पड़ा, 50 वर्षों तक चला ये युग। ठीक है, और कुछ लोग 1857 से मानते हैं आधुनिक काल की शुरुआत, चूंकि 1857 में भारत की क्रांति हुई थी, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसकी वजह से। कुछ लोग मानते हैं कि एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ला 1843 से मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों मान सकते हो आप आधुनिक काल की शुरुआत। तो आधुनिक काल में आप देखते हैं भारतेंदु युग में प्रसिद्ध गद्यकार थे बाल मुकुंद, तो उन्होंने मतलब बाल मुकुंद की डायरी जो है एक प्रकार से लिखा, बाल मुकुंद की डायरी, बाल मुकुंद स्मारक ग्रंथ से ये बाल मुकुंद की डायरी अंश प्रकाशित हुई, इसका संपादन किया गया। प्रकाशन बनारसीदास चतुर्वेदी एवं झाबरमल द्वारा किया गया था बाल मुकुंद की डायरी का, तो प्रथम डायरी यही मान सकते हो आप। राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी है, 1885 ईस्वी में प्रकाशित होती है, पुस्तककार कृति है ये। तो एक प्रकार से ये सब डायरियाँ हैं। तो आपसे पूछेगा प्रथम डायरी कौन सी, तो बाल मुकुंद की डायरी है। बाल मुकुंद स्मारक ग्रंथ जो है उसी से ये डायरी एक प्रकार से का एक अंश प्रकाशित हुआ। इसके अलावा डायरियां जो है ये मुख्य रूप से दो रूपों में हमारे सामने आई हैं। कौन कौन से रूप में, पहला रूप, एक वह रूप है जो पत्रिकाओं, लेखकों के विभिन्न विधाओं के संग्रहों, अभिनंदन या स्मारक ग्रंथों, ग्रंथावलियों आदि के अंशों के रूप में प्रकाशित हुआ है। दूसरा वह रूप है जो स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो कुछ ऐसी डायरियां भी आपको मिलेंगी जो कि स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में केवल डायरी ही प्रकाशित हुई है, और कुछ ऐसी डायरी है जो कि पहले कोई स्मारक ग्रंथ है, स्मारक ग्रंथ मतलब कि जो यादगार लम्हे हैं उसका ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, अभिनंदन एक प्रकार से ग्रंथ हो गया, अभिनंदन या स्मारक ग्रंथ वही होता है। ग्रंथावली एक प्रकार से कोई किसी कवि लेखक की हो गई वो, तो उसमें से कोई अंश एक काट लिया कि हाँ भाई ये अंश अच्छा है उसका, तो उस अंश को मैंने प्रकाशित करवा दिया कि ये फलाने की डायरी है। ठीक है, तो उनके जीवन की जो पुस्तक है उस पुस्तक में से किसी एक अंश को निकाल देना या उसको अच्छी अंश को एक प्रकार से प्रकाशित करवा देना, तो वही होता है एक प्रकार से डायरी। तो एक वो डायरी है और एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है, एक वो डायरी, यानी दो रूप डायरी के हैं। शुरुआत में जो था वो डायरियां अधिकांशतः पत्रिकाओं और स्मारक ग्रंथों में लेखक के संग्रहों के साथ प्रकाशित हुआ करती थी। और इसी में आप देखेंगे हंस पत्रिका जो थी, हंस के कथा अंक में आप देखिएगा 1932 ईस्वी में प्रेमचंद अंक, समालोचक मई आप देखेंगे मई और अक्टूबर 1958 में, ज्ञानोदय जो है जनवरी 1964, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब पत्रिका है, सारिका, दिनमान, ये सब पत्रिकाओं में विभिन्न व्यक्तियों के डायरियंस प्रकाशित होते रहे हैं। यानी शुरुआत से आप देखिएगा हंस के आत्मकथा अंक में या प्रेमचंद के अंक में या समालोचक या फिर ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, दिनमान, ये तमाम प्रकार की पत्रिकाएं जिनमें डायरी के अंश प्रकाशित होते रहे। सन 1967 ईस्वी में लहर जो पत्रिका है, इस लहर पत्रिका का डायरी विशेषांक प्रकाशित होता है, जिसमें राजकमल चौधरी और स्वदेश दीपक, मधुरेश, अजीत कुमार और कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, राजेंद्र किशोर और रघुवंश, इन सभी लोगों की डायरियों के अंश प्रकाशित हुए हैं। किसमें, लहर पत्रिका में। ठीक है, लहर पत्रिका में 1967 ईस्वी में ये सारे के सारे राजकमल चौधरी, स्वदेश दीपक, मधुरेश, अजीत कुमार, कुमारेंद्र पारसनाथ, राजेंद्र किशोर, रघुवंश, इन लोगों की डायरियों के जो है कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं लहर पत्रिका में। ठीक,
अगला पॉइंट आप समझिएगा कि पुस्तककार रूप में जो अनेक दैनंदिनियां प्रकाशित हुई हैं, ये तो छिटपुट यानी कि जो स्मारक ग्रंथों में मिली हमको डायरिया जो प्रकाशित हुई हैं वो हैं ऊपर वाला। और ये कुछ ऐसी डायरियां हैं जो कि पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुई। इसमें राधाचरण गोस्वामी के द्वारा रचित एक पुस्तक है दैनंदिनी, उनकी राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी 1885 ईस्वी में ही लिखी गई। इसमें आप देखेंगे प्रकाशित हुई, तो ये भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, राधाचरण गोस्वामी जी की ही दैनंदिनी है। सत्यमेव जी की जो है मेरी डायरी नामक शीर्षक से 1909 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। नरेंद्र देव शास्त्री जी का वेद तीर्थ की जेल डायरी, इसमें 1930 में प्रकाशन हुआ इसका। तो ये सब डायरी लेखक है कौन से, नरेंद्र देव शास्त्री हो गए, वेद तीर्थ की जेल डायरी हो गई, दैनंदिनी हो गई राधाचरण गोस्वामी की, सत्यदेव जी की मेरी डायरी। तो ये सब डायरियों के नाम याद रखिए। सत्यदेव जी की कौन सी डायरी, मेरी डायरी, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी जी की दैनंदिनी 1885 में, और नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। तो इन सभी का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। श्री राम शर्मा जी की सेवाग्राम की डायरी बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। 1946 में प्रकाशन हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी 1946 में विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से डायरी विधा का प्रवर्तन सेवाग्राम की डायरी को ही स्वीकार किया है कि एक डायरी विधा की जो स्वतंत्र एक गद्य विधा के रूप में जो प्रकाशन हुआ, उसकी पहली रचना सेवाग्राम की डायरी ही मानी विद्वानों ने, जो किया है एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ इस डायरी का, ठीक है। बाकी तो अभी तक अंश हो रहे थे। इसके अलावा घनश्याम दास बिरला की डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इलाचंद्र जोशी भी डायरी लेखक है, इन्होंने डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ लिखे, 1952 में प्रकाशन हुआ उसका। धीरेन्द्र वर्मा जी की मेरी कॉलेज डायरी 1954 में प्रकाशन हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रवास की डायरी 1971 में प्रकाशन हुआ इसका। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की मेरी डायरी, सीताराम केकरिया की एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में प्रकाशन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की भी एक डायरी, दिनकर की डायरी, ठीक है, 1973 में प्रकाशन हुआ। जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल डायरी 1977 में प्रकाशन हुआ इसका। तो ये सब डायरियों के प्रकाशन होते गए, तो ये सब नाम ध्यान रखिए लीजिएगा। जानकी वल्लभ शास्त्री की एक साहित्यिक डायरी, मलयज की आप देखेंगे मलयज की डायरी, कृष्ण बलदेव वैद्य की ख्वाब है दीवाने का 2005 में प्रकाशन हुआ इसका, इस डायरी का। मुक्तिबोध की साहित्यिक डायरी आप देखेंगे। सिया रामशरण गुप्ता जी की दैनिकी। तो ये तमाम प्रकार के डायरी लेखक थे जो मैंने आपको बताया। मुक्तिबोध हो गए, सिया रामशरण गुप्त हो गए, जानकी वल्लभ शास्त्री हो गए, दिनकर जी हो गए, सीताराम केकरिया हो गए, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, धीरेन्द्र वर्मा हो गए, इलाचंद्र जोशी हो गए, श्री राम शर्मा जी हो गए, ठीक, घनश्याम दास बिरला हो गए। तो कुल मिलाकर के इलाचंद्र जोशी, तो इन सभी का नाम ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। कुल मिलाकर के यद्यपि डायरी नितांत वैयक्तिक चीज है, लेकिन वह अपने समय को भी बिंबित करती है, इसीलिए वह लेखक का वैयक्तिक दस्तावेज होने के साथ साथ उसके समय का भी दस्तावेज बन जाती है। लेखक का एक प्रकार से दस्तावेज या लेखक के जीवन का दस्तावेज होती है एक प्रकार से डायरी, अगर हम एक प्रकार से उसको सीमित अर्थ में रखें तो। लेकिन अगर हम उसका व्यापक अर्थ देखें, इसका एक प्रकार से विस्तृत क्षेत्र के हिसाब से देखें, तो डायरी उस समय के सामाजिक वातावरण के बारे में, सामाजिक परिदृश्य के बारे में पूर्ण रूप से प्रकाश डालती, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक परिदृश्य हो, सभी के बारे में एक प्रकार से कहीं न कहीं पे जानकारी देने का प्रयास करता है। उदाहरण के स्वरूप में समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की युवा पीढ़ी में जिस प्रकार राजनीतिक एक प्रकार से राजनीति जगी थी, इसका अनुमान धीरेन्द्र वर्मा की जो 14 तारीख 12वें महीना 1921 ईस्वी की जो डायरी प्रकाशित हुई है, इसके एक अंश में सहज ही देखा जा सकता है। यानी कि 14 तारीख की जो मतलब की 14 दिसंबर की जो उन्होंने लिखा 1921 में, उसका अंश जब आप पढ़ेंगे तो वो पता चलता है। उसमें लिखा गया कि अब बात बदल गई है, राजनीति या प्रत्येक देशवासी का धर्म, इसी डायरी में लिखी गई है, इसी अंश में, कि अब डायरी का ही एक अंश में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं धीरेन्द्र वर्मा जी कि अब बात बदल गई है, राजनीति या प्रत्येक देशवासी का धर्म एक प्रकार से क्या धर्म हो गया है, क्या हो गया है, जो है राजनीति क्या हो गया, अब धर्म हो गया प्रत्येक देशवासी का। इसके आगे लिखते हैं कि जो है समझबूझ भी जो देश के लिए काम करने से हिचकता है, विशेष व्यक्तिगत स्थिति की बात भिन्न है, तो वह बुजदिल और कमजोर हृदय का है। मैं समझता हूं कि देश को मेरी भी छोटी सी बलि की आज आवश्यकता है। ये तो है एक प्रकार से धीरेन्द्र जी की है, ठीक है।
इसके अलावा नरेंद्र मोहन की जो जुलाई मतलब उन्होंने 2 जुलाई 1972 ईस्वी की डायरी में लिखा अपनी 2 जुलाई की डेट को कि आज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ZA भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखते हैं कितना टिकाऊ होता है यह समझौता। ये डायरी का एक अंश है। तो कुल मिलाकर के डायरी से आप देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य के बारे राजनीतिक बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली, जबकि वो लेखक के व्यक्तिगत दस्तावेज है लेकिन उसमें राजनीति के भी अंश क्लिप मिल रही है हमको धीरे धीरे। ठीक, तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के डायरी लेखक जो है निजी जीवन से संबंधित सूचनाओं का संग्रह एक प्रकार से होती है और यह लेखक के जीवन का सत्य हमारे सामने लाती है, समक्ष लाती है। साथ ही लेखकों के समय के बारे में, उसके परिवेश के बारे में और उसके कृतित्व को जानने समझने की दृष्टि से नितांत उपयोगी होती है। हिंदी का डायरी साहित्य जो है क्रमशः संपन्न होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, विकास हो रहा है हिंदी डायरी का, इसमें कोई दो राय नहीं, संशय की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के हिंदी डायरी पर संतोषजनक स्थिति हम जता सकते हैं। तो डायरी लेखन में तमाम प्रकार के लोगों का नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, डायरी के बारे में आप समझ में आ गई। डायरी क्या है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की जो उधेड़ बुन व्यक्त करने के लिए डायरी जो होती है सर्वोत्तम माध्यम होती है। ये इसका एक प्रकार से माध्यम आप ले सकते हो। ठीक, तो कई सारी डायरियों के नाम मैंने बताया, आप एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए सभी के डायरी लेखकों के नाम और डायरी के नाम। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको कॉपी पेन लेकर के लिख भी लीजिएगा उसमें। तो जो ऊपर यहाँ पर मैंने ये PDF में सेंड कर दूंगा, इसी PDF में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर से लिख लीजिएगा। कुछ डायरी लेखकों के नाम लिख लीजिएगा और कुछ डायरी तो आप लिखेंगे सबसे पहले कुछ डायरी लेखकों के मतलब कि डायरी के नाम। तो लिखिए, पहली डायरी है प्रवास की डायरी, मतलब वो पहली डायरी वैसे नहीं, प्रवास की डायरी लिखिएगा। प्रवास की डायरी को लिखा हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, तो ये हो गए पहले। दूसरे लिख लीजिएगा डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने जो रचना है ये भी एक डायरी है, घनश्याम दास बिरला की डायरी है, बड़ी फेमस डायरी है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। तीसरी डायरी आप नाम लिख लीजिएगा मेरी कॉलेज डायरी। तो मेरी कॉलेज डायरी जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, ये भी लिख लीजिएगा। चौथी डायरी लिख लीजिएगा दैनंदिनी। दैनंदिनी डायरी को लिखा है किसने? सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने। दैनिकी जो डायरी है इसको लिखा है सियाराम गुप्ता जी ने, तो सियाराम शरण गुप्ता लिख लीजिएगा। दैनिकी, दैनिकी को किसने लिखा है? सियाराम शरण गुप्ता जी ने। दिनकर, दिनकर की डायरी लिखिए, दिनकर की डायरी किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। दिल्ली मेरा प्रदेश किसने लिखा है? ये भी एक डायरी है, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय की डायरी है। ठीक, अगली डायरी लिखिएगा सैलानी की डायरी। सैलानी की डायरी किसने लिखा है? राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। अगली लिखिए एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? मुक्ति बोध की डायरी है। किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की है, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। इसके अलावा अंकित होने दो किसने लिखा है? अजित कुमार। ओके, अंकित होने दो ये डायरी है, किसने लिखा? अजित कुमार ने। मोहन राकेश की डायरी किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, लिख लीजिएगा मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश। अगली लिखिए 12वीं स्मृतियों की जन्मपत्री। स्मृतियों की जन्मपत्री किसने लिखा है? रविंद्र कालिया ने। अगली डायरी लिखिएगा पंचरत्न। पंचरत्न शीर्षक से डायरी किसने लिखी है? रामविलास शर्मा जी ने। अगली डायरी लिखिएगा वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध ये डायरी लिखी है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ओके, अगली डायरी लिखिएगा जमनालाल बजाज की डायरी। जमनालाल बजाज की डायरी किसने लिखी है? जमनालाल बजाज अब स्वयं ने लिखी है उन्होंने। इसके अलावा अगला एक मुख्यमंत्री की डायरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? शांता कुमार ने। किसने लिखी? शांता कुमार। एक मुख्यमंत्री की डायरी। अगली डायरी लिखिएगा मेरी जेल डायरी किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण, JP नारायण जिसको कहते हैं। ठीक है, मेरी जेल डायरी। अगली डायरी लिखिएगा एक कार्यकर्ता की डायरी किसने लिखा है? सीताराम सेकसरिया। ठीक है, अगली डायरी लिखिएगा मेरी जेल डायरी। मेरी जेल डायरी एक लिखा जयप्रकाश नारायण ने और एक लिखा चंद्रशेखर ने। इसके अलावा अगली डायरी लिखिएगा क्या खोया क्या पाया किसने लिखा है? रामेश्वर टांटिया ने। और अगली डायरी लिखिएगा मन बोध मास्टर की डायरी किसने लिखा है? विवेकी राय ने लिखा है। तो ये कुछ डायरी लेखक और डायरियों के नाम मैंने बता दिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। तो बस इतना आपको डायरी में पढ़ना था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें से कुछ आपको याद नहीं करना है, बस लगभग 5 डायरी लेखकों के नाम
और 5 डायरियों के नाम, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे उसको याद रख लीजिएगा। लिखित में आपसे वही प्रश्न पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा इसी वीडियो को, तो आपसे यहाँ पर जो भी 1-2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैंने जो तथ्य फैक्ट बताए हैं बीच बीच में, उनसे ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैं जल्दी दे दूंगा, लिखित मॉडल पेपर एक मैंने दे दिया है और एक जल्दी दे दूंगा, मिड टर्म का भी मैंने दे दिया, तो ऑलरेडी आप देख लीजिएगा उसको। बाकी को करिकुलर कोर्स के लिए मैं जल्दी मॉडल पेपर तैयार करूंगा, इसको भी आप देखिएगा आसानी से। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और धुआं कर देना आपकी बार, अच्छे अंक लेकर के आने, हमको इसमें भी टॉप कर देना है आप लोगों को, सेमेस्टर वाले में इसमें भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा 100 में 100 करके आना है आप सभी को, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, चूंकि आपका जो है वो माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, ओके, परेशान नहीं होना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोगों ने इसको जो है समझा, जाना, तमाम प्रकार की जानकारी को आपने ग्रहण किया। अगला जो चैप्टर आपका होगा, डायरी आज हमने समझ ली, अगला चैप्टर आपका होगा रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज के बारे में हम समझेंगे विस्तार से, ठीक है। रिपोर्टार्ज को सूचनिका, रूपनिका ये सब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे रिपोर्टार्ज जो शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है एक रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट से एक प्रकार से मान सकते हो इसका बनता है रिपोर्टार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में, रिपोर्टाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिपोर्टाज लेखकों में शिवदान सिंह चौहान हो गए और रांगे राघव का भी नाम आता है, उपेंद्र नाथ तस्क भी हैं, इसके अलावा फरीश्वरनाथ रेणु जी, धर्मवीर भारती जी, इन लोगों ने भी लिखा है, निर्मल वर्मा भी, और इसके अलावा कमलेश्वर जो कहानी लेखक है वो भी, डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय, खून के छींटे, इनका एक रिपोर्टाज ज़बरदस्त है बहुत, ठीक है। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, एक ये शिवदान सिंह चौहान का बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टाज है। हम जो है इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब अगला जो चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 12, वो रिपोर्टाज, हिंदी रिपोर्टाज के बारे में, उसका परिचय, उसके बारे में, उसकी अर्थ परिभाषा और उसके प्रकार और इन सभी के बारे में, उसके विकास के बारे में समझने का प्रयास, और कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज और उसके लेखकों के नाम हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आत्मकथा चर्चा करेंगे। आत्मकथा के बाद में आपको पता होगा जीवनी के बारे में चर्चा करनी है। जीवनी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जीवनी के बाद में फिर हम पढ़ेंगे व्यंग, और व्यंग के बाद में आपका लगभग ये जो साहित्यिक विधाओं का परिचय वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो झांसी का रानी उपन्यास है आपका, वृंदावन लाल वर्मा जी का। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का जो एक प्रकार से झांसी का रानी उपन्यास है, इस उपन्यास के मतलब कि वृंदावन लाल जी मतलब इनका जीवन परिचय भी थोड़ा सा समझ लेंगे हम उसी में, और इनकी रचनाओं को भी थोड़ा सा देख लेंगे, और झांसी की रानी जो मतलब उपन्यास है, इसके पाठ का सारांश, इसकी समीक्षा सब हम देख लेंगे, जिनसे आपके प्रश्न आते हैं, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बने रखें, धन्यवाद।